शहीद भगत सिंह महाविद्यालय परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का जूलॉजी की क्लास में हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे जिस टॉपिक को, उसका नाम है हर्डमानिया। और स्टूडेंट्स, हर्डमानिया पे ये आज हमारा 5वां लेक्चर है। लेक्चर संख्या 5 है। हम हर्डमानिया पे 5वां लेक्चर करने जा रहे हैं। 5वां लेक्चर हर्डमानिया पे। देखिए, इसमें हमने पढ़ा था, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हम रुधिर वाहिनियों की बात कर रहे थे कि हर्डमानिया में कौन कौन सी जो है वो रुधिर वाहिनियां पाई जाती है। ब्लड वेजल्स की बात कर रहे थे, रुधिर वाहिनियों की बात कर रहे थे। ठीक है। रुधिर वाहिनियों में हम कई प्रकार की रुधिर वाहिनियों को देखा। सबसे पहली रुधिर वाहिनी थी, वो थी अधर महाधमनी। अधर महाधमनी। दूसरी कौन सी थी बच्चों? आवाज आनी चाहिए आपकी, क्योंकि आपने ये नाम लिख रखे हैं। दूसरी कौन सी थी? पृष्ठ महाधमनी। कहाँ गई आपकी आवाज? रितिका, आवाज नहीं आ रही आपकी। तीसरा पॉइंट, ब्रेंकियल अंतरंग वाहिका। और चौथी कौन सी है? कामिनी हृदय अंतरंग वाहिका। अंतरंग वाहिका का मतलब होता है विसेरल वेजल्स। ठीक है, इस तरह हमने 5 रुधिर वाहिनियां पढ़ी थी। अभी आप 1 नंबर हेडिंग लगाएंगे, अधर महाधमनी। कौन सी लगाएंगे? अधर महाधमनी। एक नंबर हेडिंग अधर महाधमनी। और इसके अंदर लिखेंगे इसका उद्गम हृदय के अधरीय छोर से होता है, अधरीय भाग से होता है। इसका उद्गम हृदय के अधरीय भाग से होता है। नेक्स्ट लिखेंगे, अपने उद्गम स्थान के समीप से ही, अपने उद्गम स्थान के समीप से ही यह 3 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। अपने उद्गम स्थान के समीप से ही यह 3 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। अधर महाधमनी की इन 3 शाखाओं के नाम निम्न है। अधर महाधमनी की इन 3 शाखाओं के नाम निम्न है। अग्र शाखा, पश्च शाखा, अग्र शाखा, पश्च शाखा, और तीसरा है अधर चोल वाहिका। अधर चोल वाहिका, पश्च शाखा। अधर शाखा, पश्च शाखा, अधर चोल वाहिका। लिख लिया आपने?
नेक्स्ट लिखेंगे अधर महाधमनी की अधर महाधमनी की अग्र शाखा अधर महाधमनी की अधर महाधमनी की अग्र शाखा गिल साइफन तक फैली रहती है। अग्र शाखा अलग अलग लाइन से पॉइंट बनाकर क्लियर लिखते रहे, समझ में आता रहेगा। अग्र शाखा गिल साइफन तक फैली रहती है। और यह परिग्रशनी और यह परिग्रशनी वाहिका परिघर्षणी वाहिका। ये लेट क्यों आते हो आप? समय से आया करो। कितनी बार बताऊं मैं? अग्र शाखा जो है ये परिघर्षणी वाहिका से मिली रहती है या जुड़ी रहती है। नेक्स्ट देखेंगे अधर महाधमनी की पश्च शाखा। अगली लाइन से लिखेंगे अधर महाधमनी की पश्च शाखा ग्रशिका क्षेत्र में पहुंचकर ग्रशिका क्षेत्र में पहुंचकर छोटे छोटे शाखाओं में विभक्त होकर समाप्त हो जाती है। छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त होकर समाप्त हो जाती है। छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त होकर समाप्त हो जाती है। लिख लिया आपने? नेक्स्ट लिखेंगे अधर्य चोल या अधर्य चोल। तीन तरह के भाग थे ना, अधर्य चोल या फिर टेस्ट वाहिका। चोल को टेस्ट भी तो कहा जाता है, टेस्टा चोल को कहा जाता है। चोल में रुधिर को पहुंचाती है, खोल में रुधिर को पहुंचाती है। चोल में रुधिर को पहुंचाती है। देखिए बच्चों, ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैंने तीन नाम बताए हैं, अग्र शाखा, पश्च शाखा और अधरीय शाखा। ये तीनों की तीनों जो शाखा है वो अधर महाधमनी की है। किसकी है? अधर महाधमनी की है। अधर महाधमनी के तीन भाग होते हैं, अग्र शाखा, पश्च शाखा और अधरीय चोल शाखा। अग्र शाखा गिल साइफन में रहती है, पश्च शाखा ग्रीशिका में जाकर छोटे छोटे शाखाओं में विभक्त होकर समाप्त हो जाती है। अधरीय चोल वाहिका चोल में रुधिर पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? आपने जो लिखा है वो क्लियर है? यस भाई, आवाज आनी चाहिए। या तो आप बोलना नहीं जानते, या आपके समझ में नहीं आता, या आपका पढ़ने का मन नहीं है, या फिर आपको रजिस्टर भरना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है? या फिर आपको बोलना ही नहीं आता है?
समझ में आ गया ना? तो रिपीट नहीं करोगे, जब तक आप सामने हो तो मैं आपको अच्छे तरीके से हाँ बुलवाना जानती हूँ, लेकिन जब आप सामने नहीं हो तो नहीं बोलते तो मेरे को क्लियर नहीं होगा, तो मैं आगे बढ़ने से फायदा क्या? फिर मुझे कहाँ मतलब समझ में आएगा कि बच्चों ने कहाँ तक पकड़ की? समझ में आ गया? वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। साथ साथ में रिक्वेस्ट है आपसे, जवाब दे दिया करो समझ में आ जाए तो, ताकि हम आगे बढ़ सके, वरना फिर वहीं अटके रहेंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं, फायदा क्या? ठीक है, तो ये अधर महाधमनी की 3 शाखा बताई, जिसमें अग्र शाखा, पश्च शाखा और अधरीय चोल शाखा। मेन बात ये है कि अग्र शाखा और पश्च शाखा जो है इसके ब्रेंकियल भाग और कृषिका वाले भाग में स्थित रहती है, और अधरीय चोल जो है वो चोल को रुधिर देने का काम करती है। चलिए आगे हम बात करते हैं पृष्ठ महाधमनी की। नेक्स्ट आप हेडिंग लगाओगे पृष्ठ महाधमनी, अगली हेडिंग लगाओगे पृष्ठ महाधमनी। पृष्ठ महाधमनी लेके इसमें ब्रेक, यह महाधमनी, यह महाधमनी, यह महाधमनी ब्रेंकियल कोश की पृष्ठ सतह पर, ब्रेंकियल कोश की पृष्ठ सतह पर डोर्सल लेमिना, पृष्ठ पटल के ठीक ऊपर पाई जाती है। पृष्ठ पटल के ठीक ऊपर, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको तो पता होगा पृष्ठ पटल क्या होता है, क्योंकि पूर्व के लेक्चर में बताया हुआ है। पृष्ठ पटल के ठीक ऊपर पाई जाती है। लिखिए, यह महाधमनी ब्रेंकियल कोश की पृष्ठ सतह पर, यह महाधमनी ब्रेंकियल कोश की पृष्ठ सतह पर पृष्ठ पटल के ठीक ऊपर पाई जाती है, पृष्ठ पटल के ठीक ऊपर पाई जाती है। पृष्ठ पटल के ठीक ऊपर पाई जाती है, लिख लिया आपने? नेक्स्ट लिखना, पृष्ठ महाधमनी से कुछ शाखाएं निकलकर पृष्ठ महाधमनी से कुछ शाखाएं निकलकर तंत्रिका ग्रंथि, कुछ शाखाएं निकलकर तंत्रिका ग्रंथि, कोमा तंत्रिका गुच्छिका, नर्व गैंग्लियोन, तंत्रिका गुच्छिका को रुधिर पहुंचाते हुए, को रुधिर पहुंचाती हुई ब्रेंकियल साइफन तक फैली रहती है। को रुधिर पहुंचाती हुई ब्रेंकियल साइफन तक फैली रहती, पृष्ठ पटल के ठीक ऊपर ये होती है, और कुछ शाखाएं इसके तंत्रिका ग्रंथि, तंत्रिका गुच्छिका, जो न्यूरॉन्स वाला पार्ट है, उनको रक्त पहुंचाता हुआ ब्रेंकियल साइफन तक फैला रहता है। नेक्स्ट लिखेंगे, यह महाधमनी, यह महाधमनी पश्च भाग में, यानी कि अंतिम भाग में, अपने अंतिम भाग में ब्रेंकियल अंतरंग वाहिका से जुड़ी रहती है। ब्रेंकियल विसेरल अंतरांग, जो तीसरी हमारी वाहिका है उससे जुड़ी रहती है, ब्रेंकियल अंतरंग वाहिका से जुड़ी रहती है। देखिए बच्चों, हमारी पहली वाहिका थी अधर महाधमनी, दूसरी थी हमारी पृष्ठ महाधमनी, और तीसरी हमारी है ब्रेंकियल अंतरंग वाहिका से जुड़ी रहती है, ब्रेंकियल अंतरंग वाहिका से
जुड़ी रहती है। लिख लिया आपने इतना? आगे चले हम। तीसरा लिखेंगे आप, तीसरी वाहिका है आपकी, वो है ब्रेंकियो विसेरल वेजल्स, या फिर जिसको हम ब्रेंकियल अंतरंग वाहिका कहा जाता है। ब्रेंकियो विसेरल, ब्रेंकियो विसेरल वेजल, ब्रेंकियो विसेरल वेजल, या जिसको हम ब्रेंकियल अंतरंग वाहिका कहा जाता है। यह वाहिका अपेक्षाकृत आकार में छोटी होती है, उन दोनों की अपेक्षा आकार में छोटी होती है। यह वाहिका अपेक्षाकृत आकार में छोटी होती है। यह वाहिका अपेक्षाकृत आकार में छोटी होती है। यह पृष्ठ महाधमनी से जुड़ी हुई पाई जाती है, क्योंकि पृष्ठ महाधमनी का पिछला सिरा इससे जुड़ा था ना। यह पृष्ठ महाधमनी से जुड़ी हुई पाई जाती है। पृष्ठ महाधमनी से जुड़ी हुई पाई जाती है। इसमें से दो शाखाएं निकलती हैं। दो शाखाएं निकलती है। देखिए बच्चों, जो ऊपर वाली हमने पढ़ी वो ग्रसनी से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? ग्रसनी से संबंधित थी। अब जो हम पढ़ेंगे वो ग्रसिका से संबंधित है। ग्रसनी फेरिंग्स होती है, ग्रसिका इसोफेगस होती है। ये जो है ये इसोफेगस है, ये फेरिंग्स है। ठीक है, तो लिखिए दो शाखाएं निकलती है। दाहिनी शाखा को दाहिनी शाखा को दाहिनी शाखा को दाईं इसोफेजियल वेजल्स या दाईं ग्रसिका वाहिका, ग्रसिका वाहिका, दाईं ग्रसिका वाहिका कहा जाता है। दाईं ग्रसिका वाहिका कहा जाता है। तथा बाईं शाखा को वेंट्रोइंटेस्टाइनल, अब जो कहा गया है वही हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि किसी वैज्ञानिक ने डिटेल स्टडी करके ही इसकी शरीर संरचना दी है। हमने तो हड्डमानियां देखा भी नहीं, लेकिन हमें समझ में आ सकता है। इंसान किसी चीज को अगर नहीं देखता है, प्रत्यक्षदर्शी नहीं होता है, तो उसके बारे में विवरण पढ़ के अपने मस्तिष्क को संतुष्ट कर सकता है कि हाँ मैं भी इसको जानता हूँ। राइट इसोफेगस वेजल्स पहली है, दाईं ग्रसिका वाहिका, और दूसरी है अदर आंत्र वाहिका, अदर आंत्र वाहिका। आपको लगा कि इस तरह बाई कोई नाम होगा तो उसको बाई इंटेस्टाइनल वेजल्स कह सकते हो, बस नाम यही रहेगा, आंतरीय वाहिका है। ठीक है, इसमें लिखोगे 1 नंबर ग्रसिका वाहिका, ये 1 नंबर हेडिंग लगाओगे, राइट इसोफेजियल वेजल्स।
1 नंबर हेडिंग लगाओगे आप, जो आपको राइट इसोफेजियल वेजल्स दिख रही है वो लिखिए। ब्रेंकियल अंतरंग वाहिका का, ब्रेंकियल अंतरंग वाहिका की, ब्रेंकियल अंतरंग वाहिका की, ब्रेंकियल अंतरांग वाहिका या फिर ब्रेंकियो विसेरल वेजल्स की दाहिनी शाखा को, भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट्स आपके क्रिएट करवा रही हूँ भली भांति से, जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं अच्छे से उतार ले ताकि आपको याद करने में परेशानी ना हो। ब्रेंकियल अंतरंग वाहिका की दाहिनी शाखा को दाई ग्रशिका वाहिका कहा जाता है, दाई ग्रशिका वाहिका कहा जाता है। दाई ग्रशिका वाहिका कहा जाता है। यह लीवर तथा ग्रशिका, लीवर तथा ग्रशिका के दाएं भाग में, लीवर तथा ग्रशिका के दाएं भाग में रुधिर का परिसंचरण करती है, के दाएं भाग में रुधिर का परिसंचरण करती है, दाएं भाग में रुधिर का परिसंचरण करती है। उतार लिया। आगे लिखेंगे आप वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेजल्स, अधर अंतरंग आंत्रवाहिका, अधर आंत्रवाहिका 2 नंबर जो है वो हेडिंग लगाएंगे। वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेजल्स लगा ली। लिखिए इसमें, इसे ब्रेंकियल विसेरल वेजल्स की बाईं शाखा भी कहा जाता है, इसे ब्रेंकियल विसेरल वेजल्स की बाईं शाखा भी कहा जाता है। यह तुलनात्मक रूप से लंबी होती है, बाईं शाखा भी कहा जाता है। यह तुलनात्मक रूप से लंबी होती है, और आंत के अधरीय भाग में, नाम से स्पष्ट है अधर आंतरीय वाहिका, आंत के अधर भाग में फैली रहती है, आंत के अधर भाग में फैली रहती है या आंत में फैली रहती है, सीधे लिख लो कोई दिक्कत नहीं। आंत में फैली रहती है और यह वाहिका आमाशय, आंत्र, मलाशय, के बाएं भाग, आमाशय, आंत्र, मलाशय, ग्रशिका और कर लेना, ग्रशिका का भी दायां भाग, बायां भाग, क्योंकि दायां तो इसके पास है ना, ये राइट तो इसके पास है, लेफ्ट वाला। ग्रशिका, आमाशय, आंत, मलाशय के बाएं भाग, के बाएं भाग तथा गोनड्स, जनत भी तो होते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था इसमें अवस्कर पाया जाता है, गोनड जनत, वह लीवर के बाएं भाग को भी ब्लड पहुंचाती है, वह
लीवर के बाएं भाग को भी ब्लड पहुंचाती है। लीवर के बाएं भाग को भी ब्लड पहुंचाती है। देखिए लीवर और इसोफेगस के दाएं भाग को ग्रसिका वाहिका और ये अधर आंतरीय वाहिका, ये जो आहार नाल के जो भाग है उसको ब्लड पहुंचाएगी और बाएं भाग में पहुंचाएगी। यहाँ पर गोनड भी आ जाएगा, ठीक है। मेन बात ये याद रखनी है कि इधर वाली बाएं भाग में पहुंचाएगी तो इधर वाली दाएं भाग में पहुंचाएगी। ये ग्रसिका तक सीमित रहेगी और ये जो है आगे आंत तक पहुंच जाएगी। क्या बात को समझ पा रहे हो? यस बच्चों, समझ पा रहे हो? हाँ बोलिएगा, समझ पा रहे हो जो आप लिख रहे हो? वेरी गुड, ठीक है। तो इतनी बात आप लिख लोगे। लिख लिया आपने? मैं आगे बढ़ूं? एक, देखिए यहाँ देखिए हमने कितनी शाखा पढ़ी है। अधर शाखा, अधर महाधमनी, पृष्ठ महाधमनी, ब्रेंकियल अंतरंग वाहिका जिसके हमने कितने भाग किए थे? याद है आपको? कितने भाग किए ब्रेंकियल अंतरंग वाहिका के? राइट और लेफ्ट वाले दो भाग किए ना, अभी पढ़ी है ना हमने। लेफ्ट वाली किससे है? आंत से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ग्रसिका से संबंधित है। ये बात पढ़ ली हमने, ठीक है, पढ़ ली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सी? हृदय अंतरंग वाहिका, ठीक है। नेक्स्ट आप हेडिंग लगाओगे कार्डियो विसेरल वेजल्स। नेक्स्ट आप हेडिंग लगाओगे, अगली वाहिका है जिसका नाम क्या है? कार्डियो विसेरल वेजल्स। ठीक है, इसमें लिखोगे यह शाखा हृदय के पृष्ठ छोर से निकलती है। पृष्ठ छोर किसका? हृदय का। यह शाखा हृदय के पृष्ठ छोर से निकलती है। और हृदय से निकलते ही यह दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। हृदय से निकलते ही यह दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। दाहिनी यकृत वाहिका, दाहिनी यकृत वाहिका। दूसरी है ग्रसिका चोल वाहिका, जो ग्रसिका और चोल को रक्त पहुंचाती है। दाहिनी यकृत वाहिका, दूसरी है ग्रसिका चोल वाहिका। ये हो गई, दो भागों में पलट गई। नेक्स्ट लिखेंगे, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त हृदय अंतरंग वाहिका कई अन्य शाखाओं में भी विभाजित होती है। कई अन्य शाखाओं में भी विभाजित होती है। जो शरीर के विभिन्न भागों में, जो शरीर के विभिन्न भागों में, जो शरीर के विभिन्न भागों में
रुधिर परिसंचरण का काम करती है, रुधिर पहुंचाने का काम करती है, जो शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर परिसंचरण का काम करती है। यह वाहिका परिकोष्ठ साइफन तक फैली रहती है, जहां से अपशिष्ट बाहर निकालने होते हैं। यह वाहिका परिकोष्ठ साइफन तक फैली रहती है। और शरीर के लगभग सभी भागों तक जाती है, तब शरीर के सभी भागों तक रक्त पहुंचाती है। देखिए, कार्डियो का मतलब होता है हृदय। अब देखो, हृदय से रिलेटेड जो शाखा होगी वो सभी भागों में वितरित होगी, ऐसे करके आप याद रख लीजिए। और लगभग सभी भागों में रक्त को पहुंचाती है। ठीक है, लिख लिया आपने इतना? नेक्स्ट लिखेंगे नोट लगा के। नेक्स्ट लिखेंगे नोट लगा के। हर्डमानिया के हृदय में, हर्डमानिया के हृदय में हर्डमानिया के हृदय में लगातार कर्माकुंचन गति बनी रहती है, लगातार कर्माकुंचन गति बनी रहती है, जिसके कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं और रुधिर प्रवाह बना रहता है, और रुधिर प्रवाह बना रहता है। ठीक है, एसिडियन प्राणियों की यह विशेषता है। एसिडियन प्राणी बोले तो एसिडिएशिया वर्ग में आने वाले एसिडियन प्राणियों की यह विशेषता है कि इनमें रुधिर प्रवाह एक दिशीय नहीं होता, इनमें रुधिर प्रवाह एक दिशीय नहीं होता। प्रवाह की दिशा एकांतर क्रम में जारी रहती है। नोट लगा के लिखाइए मैंने ये बात, तो गौर कीजिएगा इस पे। कोई नई बात आती है तो नोट लगाया जाता है। कर्माकुंचन गति होती है, गति से रुधिर प्रवाह होता है, और एसिडियन में यह विशेषता है कि रुधिर प्रवाह एक दिशीय नहीं होता, रुधिर प्रवाह की दिशा एकांतर क्रम में रहती है। इसका हृदय कुछ समय के लिए सिस्टमैटिक हार्ट के रूप में, इसका हृदय कुछ समय के लिए सिस्टमैटिक हार्ट के रूप में
कुछ समय के लिए ब्रेंकियल हार्ट के रूप में, सिस्टमैटिक हार्ट के रूप में, वह कुछ समय के लिए ब्रेंकियल हार्ट के रूप में कार्य करता रहता है। कार्य करता रहता है और रुधिर प्रवाह की दिशा, क्या करूं, रिपीट करूं, एक बार हृदय सिस्टमैटिक हार्ट के रूप में काम करता है, दूसरी बार ब्रेंकियल हार्ट के रूप में काम करता है और रुधिर प्रवाह की दिशा बदलती रहती है, बदलती रहती है। इस प्रकार का रुधिर प्रवाह पाया जाना एसिडियन प्राणियों की प्रमुख विशेषता है। इस प्रकार का रुधिर प्रवाह पाया जाना एसिडियन प्राणियों की प्रमुख विशेषता है। देखिए क्या बताया मैंने बताया कि ये जो प्राणी है इसके हृदय में तरंगित गति उत्पन्न होती है, जिससे क्या बना रहता है, रुधिर प्रवाह बना रहता है। उसके बाद में मैंने दिखाया एसिडियनों की खास बात है कि रुधिर प्रवाह एक दिशीय नहीं होता। एक बार हृदय सिस्टमैटिक हार्ट के रूप में तथा दूसरी बार ब्रेंकियल हार्ट के रूप में काम करता है। ठीक है, मतलब यहां मैं ये कहना चाहती हूँ, आप मेरी बात को समझ पाए कि हृदय ये जो दैहिक हृदय है, दैहिक मतलब हमारे समान हृदय है, और यहाँ पर ये जो गिल है वो हृदय के तौर पे काम करेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ गिल हृदय के समान काम करेगा। बात समझ पा रहे हो? ब्रेंकियल यानी कि कुछ समय के लिए ब्रेंकियल अर्थात गिल हृदय के तौर पर काम करने लग जाते हैं, तो उसको ब्रेंकियल हार्ट कहा जाता है। तो एक बार तो रुधिर प्रवाह यहाँ से होगा और दूसरी प्रवाह यहाँ से होगा, तो प्रवाह की दिशा जो है वो बदलती रहती है। यही एसिडियन प्राणियों की प्रमुख विशेषता है। ये जो आपने ब्रेंकियल हार्ट लिखा है ना, तो इसमें आप लिख लेना ब्रैकेट में, गिल हृदय के समान काम करता है। लिख लीजिए, गिल हृदय के समान काम करता है, ताकि आपके ये बात क्लियर हो जाए। क्या लिख लिया आपने इतना? या नहीं लिखा? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लिखवाते हैं इससे रिलेटेड अन्य जानकारी। देखिए मैंने बताया इस प्राणी में एक तो होती है अधर महाधमनी। क्या होती है? अधर महाधमनी होती है। अधर महाधमनी। दूसरी इसमें हृदय अंतरंग वाहिका होती है। ये मैं क्रम बता रही हूँ, हृदय अंतरंग वाहिका होती है। तीसरी इस प्राणियों में होती है ब्रेंकियल। मैंने कहा एक बार हृदय हार्ट की तरह काम करता है, एक बार गिल काम करता है। ब्रेंकियल अंतरंग वाहिका हो गई, वाहिका। ये होगी ब्रेंकियल अंतरंग वाहिका। और एक होती है पृष्ठ महाधमनी। पृष्ठ महाधमनी पृष्ठ है तो इसको सबसे बाद में लिख दिया।
पृष्ठ महाधमनी, ठीक है। अब देखिए अधर महाधमनी से ब्लड ऐसे यहां आ रहा है। अब ये जो हृदय के तौर पर काम कर रहा है तो ये ब्लड को आगे इसको भी देगा, ठीक है। ये ब्लड ने इसको भी दे दिया। यहां से हृदय से रक्त जो है वो पाचक क्षेत्रों में चला गया, मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम में चला गया, डाइजेस्टिव एरिया में चला गया। अब वो रक्त क्या है, अशुद्ध हो गया। अब वो आ गया मान लीजिए ब्रेंकियल वाहिका के पास, ठीक है। अब ब्रेंकियल वाहिका, अब मान लो ब्रेंकियल गिल जो है वो हृदय के तौर पे काम करने लग जाए तो ये ब्लड वापस इसको भी देंगे, ठीक है। ये वापस हृदय को भी देंगे। यहां से ब्लड जो है वो पृष्ठ महाधमनी को जाएगा, पृष्ठ महाधमनी फिर ब्लड वापस दे देगी इसको, और यहां से ये ब्लड जो है वापस अन्य अंग में, यहां से जो है ये अन्य अंग में जाएगा। अब देखो अन्य अंगों में यहाँ तो ब्रेंकियल वाहिका भी पहुंचा रही है और अन्य अंगों में हृदय वाहिका भी पहुंचा रही है। तो इस प्रकार का जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो हार्डमानिया में पाया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो इसको कैसे याद करना है। आप ये चीज याद रखो कि प्राणी कैसा है। प्राणी में एक तो है अधर महाधमनी, ये आप 1 नंबर पे लिख दोगे। पृष्ठ महाधमनी सबसे लास्ट है तो इसको यहाँ आप 4 नंबर पे रख दोगे। अधर सबसे पहले लिख दोगे, पृष्ठ आप सबसे लास्ट में रख दोगे। हृदय का काम क्या होता है, ब्लड को पहुंचाना। फिर 2 नंबर आप हृदय अंतरंग वाहिका लिख दोगे। 3 नंबर फिर क्या है, ब्रेंकियल अंतरंग वाहिका, क्योंकि गिल भी कभी कभी ऐसे काम कर लेते हैं हृदय के तौर पर। अब देखो ये जो मार्ग है ब्लड इससे इसमें भी आएगा, यहाँ से यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। अब अंतरंग वाहिका हृदय की है तो ये भी अधर महाधमनी को देगी। तो कहने का मतलब इसमें जो प्रवाह है एक दिशीय ना होकर द्विदिशीय भी रहता है और क्रम भी इसका क्या है, पलटता रहता है। यहाँ डाइजेस्टिव एरिया में अगर मान लो ब्लड आ रहा है तो अशुद्ध होने के बाद में ये ब्रेंकियल में चला गया, ब्रेंकियल ने इसको शुद्ध कर दिया तो पृष्ठ महाधमनी को भी दे देगी, ये शरीर के अन्य अंगों को भी दे देगी, शरीर के अन्य अंगों को हार्ट भी देगा ब्लड। तो ये क्रम रहता है हार्डमानिया में। तो ये जो डायग्राम जो मैंने बनाया है ये आप बना लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। डायग्राम बना रहे हो क्या आप, ये आरेख, आवाज नहीं आ रही है आपकी, बना रहे हो क्या? यस बना लो आराम से। ये जो आरेख मैंने बनाए ये बना लो। मैंने थ्योरी आपको बिल्कुल सरल शब्दों में बना के समझाई है। अब भी अगर आपको हार्डमानिया का ये जो सिस्टम समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आप क्या करोगे, इसको एक बार पढ़ के छोड़ दोगे, बीच में आप क्या होता है कि भूल जाओगे। एक बार आप सिस्टम याद कर लोगे फिर आप क्या करोगे, भूल जाओगे। कोई बात नहीं है, भूल जाते हैं ऐसी बातें, लेकिन फिर से आप पढ़ोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ होएगा तो इतना समय नहीं लगेगा। और भाषा हमने एकदम सरल लिखी है, अब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। ये हार्डमानिया का रुधिर परिसंचरण तंत्र है जो आपने अभी पढ़ा। बना लिया आपने ये चार्ट? नो मैम, बना लीजिए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, समय दिया है मैंने आपको। इस चार्ट को आप बना लें। बना लिया ना, वेरी गुड। अब बच्चों हमने हार्डमानिया के लगभग पाचन तंत्र को क्लियर कर लिया, श्वसन तंत्र को क्लियर कर लिया, रुधिर परिसंचरण तंत्र को क्लियर कर लिया। और यहाँ तक हमारे जो हार्डमानिया को लेकर आज 5वां लेसन आया था, 5वां ही था ना, ठीक है। यहाँ तक हमारा इतना सिस्टम क्लियर हो गया। अब हम हमारे जो इससे अगला लेसन आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे हार्डमानिया में जनन। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्डमानिया में जनन, वो पढ़ेंगे। लेकिन इससे पूर्व मैं आपको उत्सर्जन तंत्र जो छोटा सा है, बिल्कुल मात्र थोड़ी सी बात लिखनी है, वो लिख लेते हैं। फिर हमारा हार्डमानिया में जनन रहेगा वो हम हमारे अगले चैप्टर में कर लेंगे।
बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या उत्सर्जन तंत्र लिख लीजिए चाहे। एक्सक्रीटरी, ठीक है, इसमें लिखिए हर्डमानिया में, हर्डमानिया में अपचित भोजन अवस्कर के द्वारा बाहर निकलता है। देखिए अवस्कर के थ्रू अपचित भोजन निकलता है, वो एक्सक्रीटरी में नहीं आएगा, वो क्या है, वो अनडाइजेस्टेड फूड है। एक्सक्रीटरी में हम क्या पढ़ते हैं, उत्सर्जन पढ़ते हैं, और उत्सर्जन हमेशा मूत्र का होता है, ठीक है। अपचित भोजन तो अवस्कर के द्वारा बाहर निकलता है। हर्डमानिया के रुधिर में, हर्डमानिया के रुधिर में एक विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है जिसको नेफ्रोसाइट सेल कहा जाता है। एक विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है जिसको नेफ्रोसाइट सेल कहा जाता है, जिसमें उत्सर्जी पदार्थ एकत्रित कर लिए जाते हैं, जिसमें उत्सर्जी पदार्थ एकत्रित कर लिए जाते हैं। ये उत्सर्जी पदार्थ यूरेट तथा जेंथीन होते हैं। ये उत्सर्जी पदार्थ यूरेट तथा जेंथिन होते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, इन पदार्थों को नेफ्रोसाइट तंत्रिका ग्रंथि में पहुंचा देता है। इन उत्सर्जी पदार्थों को नेफ्रोसाइट तंत्रिका ग्रंथि में पहुंचा देता है और यहां से यह बाहर निकाल दिए जाते हैं। तंत्रिका ग्रंथि कहते हैं कि ये प्रिकोष साइफन को अपना सिक्रेशन दे देती है और फिर ये बाहर निकाल दिए जाते हैं, और यहां से ये बाहर निकाल दिए जाते हैं। तंत्रिका ग्रंथि से यह बाहर निकाल दिए जाते हैं। ध्यान रखना, ये जो अपना सिक्रेशन है वो परिकोष्ठ को दे देती है अपशिष्ट, और ये अपशिष्ट जो है परिकोष्ठ साइफन के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं फिर, ठीक है। तंत्रिका ग्रंथि के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में मात्र 2 ही लाइनें याद रखनी है। इतना याद होने के बाद में हमारा जनन पर टॉपिक आता है, हर्डमानिया में जनन। इसको हम करेंगे हमारे अगले लेसन में। आज हमने क्या क्या देखा है एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हमने देखा कि हर्डमानिया के अंदर 4 प्रकार की रुधिर वाहिनियां जो है मैंने बताई। इन 4 प्रकार की रुधिर वाहिनियों की विभिन्न शाखाएं होती है जिसके द्वारा ये ब्लड जो है वो बाहर निकलता है। अधर महाधमनी की 2-3 शाखाएं बताई, अग्र, पश्च और अधरीय।
पृष्ठ महाधमनी जो है वो ब्रेंकियल ग्रंथि की तरफ अपना सिक्रेशन जो है वो छोड़ती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कार्डियोविसेरल जो है दाएं और बाएं भाग रखती है। तो कुछ ऐसी चीजें मैंने आपको समझाई जो आपको याद रखनी है, और किस तरह इसमें रुधिर परिसंचरण का मार्ग रहता है ये जानकारी भी मैंने आपको दी। तो ये रुधिर परिसंचरण का मार्ग जो आप सामने देख रहे हो, इस तरह की जानकारियां आपको याद रखनी है। और आज का जो लेसन था ये रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में था। इससे आगे हम हार्टमानिया के अगले छठे लेसन में हार्टमानिया में जनन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।